मूल अमेरिकी, जिन्हें अमेरिकी भारतीय, स्वदेशी अमेरिकी और अन्य शब्दों के रूप में भी जाना जाता है, हवाई को छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वदेशी लोग हैं। इंडियन नाम क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा दिया गया था, जिसने गलती से मान लिया था कि वह इंडीज में उतरा था। अमेरिका में मूल अमेरिकियों का इतिहास प्राचीन काल में हजारों साल पहले शुरू हुआ था। हिमयुग के अंत में मनुष्यों ने बेरिंग लैंड ब्रिज के पार यात्रा की, जो साइबेरिया से अलास्का को जोड़ता था। वे धीरे धीरे भूमि के पार और दक्षिण की ओर मैक्सिको और उससे आगे चले गए थे। उनके वंशजों ने उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट की खोज की। 1000 ईसा पूर्व में उन्होंने लगभग पूरे महाद्वीप को कवर कर लिया था। हजारों वर्षों में जैसे जैसे वे महाद्वीपों में प्रवास करते गए, अमेरिकी भारतीयों ने विभिन्न प्रकार की भाषाएं और सभ्यताएं विकसित की हैं। वे विभिन्न जनजातियों से आए थे, जैसे यूरोप, एशिया या अफ्रीका में। जब हिमयुग समाप्त हुआ तो मूल अमेरिकियों ने उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमानीपूर्वक उपयोग करके अपनी जनजातियों का विकास किया। उन्हें मक्की और स्क्वैश जैसी विभिन्न फसलें उगाने, भोजन के लिए टर्की, लामा और गिनी सूअर जैसे जानवरों को पालने, हिरण, बाइसन, समुद्री स्तनधारियों का शिकार करने और विभिन्न कुशल तरीकों का उपयोग करके मछली पकड़ने का पहला अनुभव था। यूरोपीय आक्रमणों से पहले की अवधि के दौरान एक और विकास टीले का निर्माण था। मध्य पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान क्षेत्र से लेकर दक्षिणी पेरू और दक्षिण अमेरिका तक सरकार के केंद्र पृथ्वी के विशाल टीलों से चिह्नित थे। इनमें से अधिकांश टीले ऊपर से सपाट थे, जिन पर महल और मंदिर बने हुए थे। कुछ सम्मानित नेताओं की कब्रगाहें थीं। अमेरिकी भारतीय शहर उस समय यूरोप और एशिया के शहरों जितने ही बड़े थे। उनकी बेहतरीन वास्तुकला की आज भी बहुत प्रशंसा की जाती है। 1492 के बाद यूरोपीय अन्वेषण और अमेरिका के उपनिवेशीकरण ने पुरानी और नई दुनिया के खुद को समझने के तरीके में क्रांति ला दी। स्पेनिश खोजकर्ताओं द्वारा पहले प्रमुख संपर्कों में से कई फ्लोरिडा और खाड़ी तट में थे। 16वीं से 19वीं शताब्दी तक भारतीयों की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आई। अधिकांश मुख्यधारा के विद्वानों का मानना है कि विभिन्न योगदान देने वाले कारकों में से महामारी रोग मूल अमेरिकियों की जनसंख्या में गिरावट का प्रमुख कारण था, क्योंकि यूरोप से आने वाली नई बीमारियों जैसे खसरा, चिकन पॉक्स, हैजा, पीला बुखार और उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता की कमी थी, और भी कई विनाशकारी बीमारियां। हालांकि ये बीमारियां यूरोपीय लोगों में शायद ही कभी घातक थीं। दो दुनियाओं के मिलन के साथ जानवरों, कीड़ों और पौधों को जानबूझकर और संयोग से एक से दूसरे में ले जाया गया, जिसे कोलंबियन एक्सचेंज कहा जाता है। विशेषकर घोड़े, जो भाग निकले और प्रजनन करने लगे और जंगल में अपनी संख्या बढ़ाने लगे। मूल अमेरिका ने घोड़ों का उपयोग सामान ढोने, शिकार करने और युद्ध तथा घुड़सवारी करने के लिए किया। यूरोपीय लोगों ने नई कृषि भूमि पर खेती करने और यूरोप की बढ़ती आबादी के लिए नई नौकरियां पैदा करने के लिए अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। ऐसा करने के लिए वे अक्सर जमीन के लिए मूल अमेरिकी आदिवासी देशों से लड़ते थे। अमेरिकी क्रांति के दौरान नवघोषित संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिसिसिपी नदी के पूर्व में मूल अमेरिकी राष्ट्रों के प्रति निष्ठा के लिए ब्रिटिशों के साथ प्रतिस्पर्धा की। संघर्ष में शामिल होने वाले अधिकांश अमेरिकी मूल निवासियों ने अपने व्यापारिक संबंधों के आधार पर ब्रिटिशों का पक्ष लिया और उम्मीद जताई कि औपनिवेशिक हार के परिणाम स्वरूप मूल अमेरिकी भूमि पर आगे औपनिवेशिक विस्तार रुक जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्षेत्रों में विस्तार करने, खेती और बस्तियों को विकसित करने और न्यू इंग्लैंड से आए निवासियों और नए अप्रवासियों की भूमि की भूख को संतुष्ट करने के लिए उत्सुक था। राष्ट्रीय सरकार ने शुरू में संधियों द्वारा मूल अमेरिकी भूमि खरीदने की मांग की। इस नीति को लेकर राज्यों और बाशिंदों में अक्सर मतभेद थे। अमेरिकी क्रांति के बाद भी मूल अमेरिकियों के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति विकसित होती रही। जॉर्ज वाशिंगटन और हेनरी नॉक्स का मानना था कि मूल अमेरिकी समान थे, लेकिन उनका समाज निम्न था। वाशिंगटन ने सभ्यता की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति बनाई। इससे 1819 का सभ्यता निधि अधिनियम अस्तित्व में आया। जैसे जैसे अमेरिकी विस्तार जारी रहा, मूल अमेरिकियों ने कई क्षेत्रों में बसने वालों के अतिक्रमण का विरोध किया। 1830 के दशक में राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने 1830 के भारतीय निष्कासन अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, जो भारतीयों को उनकी मातृभूमि से भारतीय क्षेत्र में स्थानांतरित करने और गैर देशी बस्तियों के लिए अपनी भूमि खोलने के लिए आसपास के क्षेत्रों में आरक्षण की नीति थी। इसके परिणाम स्वरूप 500 का पट उत्पन्न हुआ। पश्चिम के मैदानी इलाकों में मूल अमेरिकी राष्ट्रों ने अमेरिका के साथ सशस्त्र संघर्ष जारी रखा। 19वीं शताब्दी के दौरान, जिसे आमतौर पर भारतीय युद्ध कहा जाता था, इस अवधि के उल्लेखनीय संघर्षों में डकोटा युद्ध, ग्रेट सियोक्स युद्ध, स्नेक युद्ध, कोलोराडो युद्ध और टेक्सास भारतीय युद्ध शामिल हैं। और भारतीय युद्धों के दौरान आखिरी घटनाओं में से एक 1890 में घायल घुटने का नरसंहार था। यहाँ अमेरिकी घुड़सवार सेना द्वारा योद्धाओं, महिलाओं और बच्चों को समान रूप से बेरहमी से मार डाला गया था। 1919 में राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में सेवा देने वाले सभी मूल अमेरिकियों को नागरिकता प्रदान की। लगभग 10,000 पुरुषों को भर्ती किया गया और सेवा दी गई, जो उनकी आबादी के संबंध में एक बड़ी संख्या थी। इसके बावजूद कई क्षेत्रों में जब मूल अमेरिकियों ने मतदान करने की कोशिश की तो उन्हें स्थानीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और मतदाता पंजीकरण में बाधाओं के साथ उनके साथ भेदभाव किया गया। 2 जून 1924 को यूएस राष्ट्रपति केल्विन कूलिज ने भारतीय नागरिकता अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके क्षेत्रों में पैदा हुए सभी मूल अमेरिकियों को अमेरिकी नागरिक बना दिया गया। अधिनियम के पारित होने से पहले लगभग 2/3 मूल अमेरिकी पहले से ही यूएस थे।
नागरिक विवाह, सैन्य सेवा या भूमि आवंटन स्वीकार करके। इस अधिनियम ने संयुक्त राज्य अमेरिका की क्षेत्रीय सीमा के भीतर पैदा हुए सभी गैर नागरिक भारतीयों को नागरिकता प्रदान की। अमेरिकी संविधान के तहत आज अमेरिका में अमेरिकी भारतीयों को चुनाव में मतदान करने और राजनीतिक पद के लिए दौड़ने का पूरा अधिकार है। हालांकि इस बात पर विवाद बना हुआ है कि जनजातीय मामलों, संप्रभुता और सांस्कृतिक प्रथाओं पर संघीय सरकार का कितना अधिकार क्षेत्र है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे अन्य एनिमेटेड इतिहास शो देखें और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।